वृष लगन चंद्रदेव धन भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में चंद्रदेव की ही फलों की बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्थानों में प्लेस होने से उनके कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। उसी पाठों में आज बात करते हैं, अगर दूसरे स्थान पे चंद्रदेव विराजमान हो तो हम लोगों को कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा स्थान मतलब मिथुन राशि। चंद्र लगन होने से दूसरा स्थान में मिथुन राशि रहेगी, तो मिथुन राशि में अगर चंद्रमा हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि वृष लगन के अनुसार चंद्रदेव तीसरे स्थान का स्वामित्व लेके बैठते हैं, तो अपनी राशि से 12वें स्थान में होंगे। दूसरी बात, कालपुरुष की कुंडली अनुसार चंद्रदेव चतुर्थ स्थान का कारक है और स्वामित्व भी है कालपुरुष की कुंडली अनुसार, तो अपनी कारक भाव से चंद्रदेव 11वें स्थान में विराजमान हो। तो इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करें तो हम लोग छोटी सी बात यह सोच सकते हैं कि माता का सुख अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा। तो ये छोटी या हल्की सी प्रिडिक्शन हमने चतुर्थ भाव के भी इसके साथ कर दी। अब जैसे कि पाठों का नियम है, मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त। पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, इसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त। बात करें नवमांश की, मिथुन राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में, और 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठा है तो वो मिथुन के ही नवमांश में होगा, और यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता। तो वर्गोत्तमी ग्रह प्रायकर सब पाठों में बताते हैं हम आपको, चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे शत्रु राशि में हो, चाहे किसी भी राशि में, प्रायकर अपने खराब भाव या खराब स्थान का स्वामित्व भी अगर उनके पास है तो अपने खराब फलों में वो बहुत कमी कर देते हैं या कंजूसी कर देते हैं। प्राय वर्गोत्तमी ग्रह अच्छा फल देते हैं अपने बलानुसार। दूसरे स्थान में अगर चंद्रदेव विराजमान हो तो जातक खर्च चालू होगा, मतलब धन जोड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। धन कौन से कामों में खर्च करेगा? ज़्यादातर तीसरे स्थान से संबंधित है, तो भाई बहनों के विकास में, भाई बहनों के काम में, या अपनी यात्राओं में, या अपने पराक्रम के लिए, या अपनी आन बान और शान के लिए, ये सब चीज़ें वो धन जोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक खास बात और है, इनको धन की कमी नहीं रहेगी। मतलब हो सकता है बैंक बैलेंस नहीं हो, ऐसा जातक परोपकारी भी हो सकता है, ऐसा जातक बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर सकता है, और धन का आवन या इनकम के साधन इनके कुछ इस तरह से होंगे, चाहे हो सकता है शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा हो, चाहे और कुछ इस तरह का काम हो, जिसके द्वारा मतलब कंटिन्यूअस इनकी जेब में या इनके खाते में या अकाउंट में पैसे का फ्लो आता रहेगा, और ये उसको खर्चा करते रहेंगे। जुटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना ऐसे जातक नहीं जानते, वो खर्चा करते। और प्रायकर ऐसे जातक परोपकार में खर्चा करते। परोपकार मतलब जैसे भाई बहनों का उत्थान के लिए किया हो सकता है जातक बड़ा भाई हो सकता है मिडिल हो सकता है छोटा हो, तो भाई बहनों के लिए हमेशा अपना कलेजा या अपना मन खोल के रखेगा। बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राओं में खर्चा हो सकता है। जातक परिवार से, कुटुंब से, सबके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, सबके साथ ट्यूनिंग सेट करके रख सकता है, सबको अपना मित्र बनाना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, वाणी में बड़ी मिठास होना,
बुध का भी प्लेसमेंट अगर अच्छा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा वक्ता अपनी वाणी के द्वारा, अपने मतलब वाक्पटुता के द्वारा, अपनी तर्क शक्ति के द्वारा और मन में कुछ इस तरह के ख्याल जो आम आदमी के नहीं आते, क्योंकि अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जरूरत उसकी ये भी है कि गुरुदेव का पोजीशन कैसा है। गुरुदेव का पोजीशन अगर अच्छा है तो फिर कहना ही क्या है। अगर कहीं से इनके ऊपर दृष्टि गुरुदेव की आ रही है तो बहुत सुपर है। फिर तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा जातक ज्योतिष भी हो सकता है और बहुत अच्छा ज्योतिष हो सकता है। मतलब इनके अंदर कुछ इस तरह का, या आप गॉड गिफ्ट बोल दो, या प्रारब्ध बोल दो, या पिछले जन्मों का भोग बोल दो, कुछ इस तरह का ज्ञान में स्फुरण होगा, कुछ इस तरह की बातें इनको बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते या कोई चैनल सुनते सुनते इनके दिमाग में आएगी और वो इनकी प्रिडिक्शन सही जाएगी। मतलब जैसे हम कोई चीज़ को लेके बैठे और पुस्तकों में लिखा है कि यहाँ पे बैठा हुआ ये ग्रह इस तरह का फल देता है, लेकिन पुस्तकों में ये नहीं लिखा है कि क्यों देता है। ऐसे जातक रिसर्च में जाते हैं, वो ये रिसर्च करते हैं कि लिख दिया ठीक है, केंद्राधिपति केंद्र में बैठा होने से अच्छा फल देता है, लेकिन देता क्यों है और क्या सबके सब है वो देंगे। ऐसे इंसान रिसर्च में जाते हैं और अपने रिसर्च से कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं कि समाज हो, ज्योतिष का समाज हो, चाहे कोई दूसरा समाज हो, चाहे और कोई चीज़ का एजुकेशन कर रहे हो, ये उनमें इनको बहुत हेल्प मिलती है और मान सम्मान भी मिलता है। परिवार बहुत बड़ा होता है। अपने कुटुंब के प्रत्येक प्राणी का नाम इनकी मेमोरी में, इनकी याददाश्ती में रहता है। ऐसे इंसानों की मेमोरी बहुत तीव्र गति होती है। मतलब ये भूलते नहीं है चीज़ों को। बचपन में ऐसे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी बड़े नहीं होते, बहुत धीरे धीरे बड़े होते। अपने चंचलता को अपने कामों के द्वारा, अपनी तोतली जबान के द्वारा सबको मोहित करके रखते। बुध का प्लेसमेंट अच्छा हो तो फिर बड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है इनका। ये मतलब 10-15 साल तक भी ये बच्चे बन के ही रहते। धीरे धीरे समझ पहले आनी चालू हो जाती है, लेकिन बचपन नहीं छोड़ते। नटखटपन हो, चंचलता हो, छेड़छाड़ हो, हंसी मजाक हो, ये सब ये बहुत लंबे समय तक करते। और सबका मन मोहना, सबको सम्मान भी देना, किसी के साथ कटु व्यवहार नहीं करना। आपकी अगर किसी की भी कुंडली में मिथुन राशि पे वृष लगन में अगर चंद्रमा है तो आप उसका बचपन पूछ के देखिए, और अगर किसी बच्चे का है तो उसका उठा के देखिए कि ये फल उसके साथ मिक्सअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हालांकि पुस्तकों में नहीं मिलेगा, अभ्यास में जरूर मिलेगा। और अभ्यास में भी सबसे बड़ी बात है आपकी विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। उसका कारण है, चारों चरण आद्रा नक्षत्र के है और आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। उसके बाद में लास्ट के 3 चरण जो है पुनर्वसु नक्षत्र, उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। और प्रथम के 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो उसके स्वामी ग्रह का बल कैसा है, कुंडली में कैसे प्लेसमेंट है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, उसका अपना एक अलग प्रभाव यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने बोल दिया कि, या आपने देखा कि आद्रा नक्षत्र में बैठा, और आद्रा नक्षत्र मतलब क्या है। आद्रा नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही क्रूर टाइप से चीजें बताई जाती। यहां पे आद्रा नक्षत्र मतलब, आद्र मतलब वाष्प, जैसे धुंध, वाष्पीकरण, बारिश की बूंद, बारिश होने के पहले की बूंदे, जो हम लोगों को ओस की बूंदे सुबह सुबह मिलती है, आद्रा यानी पानी। पानी यानी राहु, और पानी के कारक चंद्रदेव। अगर आपका राहु बहुत ज्यादा योग कारक हो, बहुत अच्छे स्थान में प्लेस हो, तो ऐसे इंसान अपने घर, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने कुटुंब की तो बात छोड़िए, प्रदेश और देश तक का नाम रोशन करते हैं।
और बहुत बड़ी प्रोग्रेस करते हैं। अब वो प्रोग्रेस स्थायी होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है, बाकी ग्रह के ऊपर डिपेंड है। अब हो सकता है कहीं पे आपको अपनी प्रिडिक्शन करवाए तो ये सुनने को मिल सकता है कि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो जातक को खराब प्रिडिक्शन सुनने को मिल सकता है किसी के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राहु और केतु को नक्षत्रों में स्थान है, राशियों में नहीं है और भावों में भी नहीं है। सबसे बड़ी खास बात यह देखिए कि कुंडली के भावों में किसी भी स्थान के कारक राहु और केतु को नहीं बताया गया। हमने इसके बारे में हम पाठ देंगे आपको। अभी तक मेष लगन में भी राहु केतु के पाठ हमने दिए नहीं है और किसी भी लगन में हम देंगे भी नहीं। जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बताया है हम उसी के अनुरूप चल रहे हैं। राहु केतु के विषय में अलग से कुछ पाठ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पे जरूर बोल देते हैं कि राहु और केतु को कहीं स्थान नहीं है, फिर भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बातें या वातावरण या डर का माहौल केवल राहु केतु की वजह से ही बताया जाता है। और जितने ज़्यादा व्यूअर किसी भी पोस्ट पे, किसी भी वीडियो पे आते हैं, उनका आप मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, राहु केतु के पाठों में उससे ज़्यादा आते हैं। ये एक खास बात है। क्यों? हम लोग सब भयभीत हैं। कुछ इस तरह का वातावरण बना दिया गया राहु केतु के विषय में कि सबको मतलब एक ही डर लगा रहता है कि मेरा राहु कैसा है, मेरा शनि कैसा है, मेरा केतु कैसा है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में पूरी तरह सेट कर लीजिए, जो प्रारब्ध के भोग आपको भोगने को मिले हैं वो आप अपने भोग भोगने के जो तरीके या जो सिस्टम आपका चलेगा उसको भूल के कम से कम जीवन उठा के देखिए। चाहे भगवान राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हो, स्वामी विवेकानंद का हो, सबने तकलीफें भोगी है। ग्रहों के अनुसार उनको जो पीड़ा प्राप्त होनी थी सबने प्राप्त की। सबके अंदर इतनी हैसियत या इतनी पावर थी कि उस पीड़ा का निवारण कर सकते थे वो वर्तमान समय में, लेकिन उन्होंने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। प्रकृति के जो नियम बनाए हुए हैं संसार में जीने के, मृत्युलोक में जीने के, उनके साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की और बाकायदा उन तकलीफों को प्रारब्ध के द्वारा जो भोग मिला है उसको भोगे हैं और उसी भोगों को भोगते हुए अपने मन को ऐसा कंट्रोल में किया है कि आज हम लोग उनको भगवान का दर्जा या भगवान मानते हैं। तो ऐसी कुछ बातें जो चंद्रदेव के विषय में या राहु केतु के विषय में बताई जाती है, बहुत कुछ हद तक हम लोगों के वर्तमान कर्म उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हम लोगों के फिक्स होते जा रहे हैं नेचुरलिटी में, प्रकृति में। और तकलीफ वही है कि तुरंत अगर फल मिल जाए कि जैसे हमने कुछ गलत किया और हाथों हाथ उसका दंड हमको मिल गया, तो फिर वो जातक गॉड गिफ्टेड है, मतलब तुरंत सुधरने का मौका उसको मिलता है। लेकिन हम कुछ गलत करते जा रहे हैं, कोई भी उसका दंड हमको नहीं मिल रहा है, मतलब प्रारब्ध के भोग इतने ज़्यादा प्रबल है पूर्व जन्मों के कि हम लोग इस जीवन में उस भोगों का भी अंत अभी तक कर नहीं पाए हैं। गलत करते होने की वजह से भी हम लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, मन में जो आया वही कर रहे हैं, फिर भी कोई दंड नहीं है हम लोगों के ऊपर। शनिदेव का कोई दंड का प्रहार हम लोगों के ऊपर नहीं हो रहा। तो ये बहुत खराब स्थिति है। उसका कारण है प्रकृति में आपने जो कुछ डाला है उसका प्रतिफल अगर आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, खासकर खराब फलों का, खराब आचरणों का, तो फिर ये बहुत खराब स्थिति है। कारण नेचुरलिटी जब देती है, जितनी देरी से देगी उतना साथ में ब्याज जोड़ के देगी। मतलब आप एफडी बनाते जा रहे हैं छोटी छोटी
और उसके ऊपर इंटरेस्ट देने का काम नेचुरलिटी करेगी। साफ शब्दों में बातें। जब भी आप अपनी जन्मपत्री देखें, इसलिए बोला जाता है कि जो भी अच्छा ज्योतिष होता है, जब वो ज्योतिष समझना चालू करता है, हम इस चैनल को चालू भी इसीलिए किया है कि आप ज्योतिष बने या नहीं बने, लेकिन इसका एक नॉर्मल नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। भावों के विषय में, उसके कारकत्वों के विषय में, ग्रहों के कारकत्वों के विषय में। उससे होगा क्या? एक तो हम लोगों का माइंड ग्रो होगा। दूसरा, हम लोग कुछ भी करने के पहले 1000 बार सोचेंगे कि ये कर्म निषेध है, हम लोगों को नहीं करने। चाहे उसका कितना भी सुख प्राप्त हो, सुख मन का है, वो क्षणिक है। आज एक सुख को पूरा करो, कल दूसरा तैयार हो जाएगा। तो आशा है मित्रों, चंद्रदेव का पाठ समझ में आया होगा। और चंद्रदेव के विषय में केवल इतना ही बोल सकते हैं सुखों का जितना भोग चंद्रदेव करवाते हैं, उतना कोई दूसरा ग्रह नहीं करवाता है। अब आपको ये भी सुनने को मिल सकता है, बहुत से पाठों में बताया भी जाता है, शुक्रदेव सब भोगों के या सब सुखों के कारक है। हो सकता है शुक्रदेव और भगवान परशुराम, एक पाठ हमारा पोस्ट किया हुआ है, आप उसको सुनिए और अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा निर्णय कीजिए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव शुक्रदेव है भोगों के लिए या चंद्रदेव है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।